आप जब अपनी मरी हुई बेटी को जिंदा देखकर फफक फफक कर रोने लगा था। बाप ने कहा था कि बेटी मेरी है लेकिन ये मेरे लिए मर चुकी है। कहानी अजीब है। कहानी यूपी के गोरखपुर से है। बात 2011 की है। नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रुथ विद अब्दुल। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। रोज़मर्रा की तरह आज की स्टोरी भी एक मर्डर की है। आज की स्टोरी भी एक कत्ल की है, लेकिन दास्तान थोड़ी अजीब है। बात 10 जून 2011 की शाम की है, जब शिखा दुबे 24 साल की एक लड़की गोरखपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास वाले इलाके कमलेशपुरा से गायब हो जाती है। जो घर से जाती तो है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन वापस लौट कर नहीं आती। फैमिली के लोग शुरू में इधर उधर तलाश करते हैं, लेकिन जब नहीं मिलती, दूर दूर तक रिश्तेदारों में, दोस्तों में, उसके रिलेटिव, उसके सहेलियों के घरों में उसको तलाश किया जाता है, लेकिन जब वो नहीं मिलती तो फैमिली परेशान हो जाती है। रात 10 बजे वो थाने पहुंचते हैं और वहां जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और पुलिस पूरा एक दिन इस मामले में इधर उधर देखती है, उनको तलाश करने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगता। अगले दिन पुलिस फैमिली वालों से उसके रिलेटिव के बारे में और जिन पर उनको शक होता है इस बारे में पुलिस उनकी फैमिली से बात करने की कोशिश करती है। शिखा दुबे के पापा राम प्रकाश दुबे पुलिस को एक नाम देते हैं, दीपू यादव, जो उसी मोहल्ले का होता है जिस मोहल्ले की शिखा दुबे थी। और शिखा दुबे दीपू यादव से शादी करना चाहती थी और फैमिली इस शादी से बिल्कुल भी राजी नहीं थी। तो पुलिस के लिए समझो ये काम थोड़ा आसान सा हो गया था, और पुलिस को लगा था कि दीपू यादव के साथ शायद शिखा दुबे किसी जगह जाकर छुप गई है, उसके साथ वो जिंदगी गुजारना चाहती है। लेकिन पुलिस अपनी तलाश जारी रखती है। पुलिस के पास 12 जून 2011 को एक अनजान नंबर से कॉल आती है कि पास के राजघाट जंगल में एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी। पुलिस जैसे ही वहां पहुंचती है, तो जो हुलिया पुलिस को शिखा दुबे का उसकी फैमिली ने बताया होता है, जो कपड़े बताए होते हैं, जैसे चप्पल बताए होते हैं, चेहरे की और गर्दन पे जो निशानात और जिस तरीके की चीज़ें पुलिस को बताई होती हैं, सेम टू सेम वही पाई जाती हैं। और पुलिस फौरी तौर पर राम यादव जब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मौका वारदात पे पहुंचते हैं और जाकर अपनी बेटी की लाश को देखते हैं, तो वो हैरान हो जाते हैं। वो ज़ारो कतार रोने लगते हैं। पुलिस उनसे ही जानना चाहती है कि क्या ये आपकी बेटी है, और वो उसके हुलिये को देखकर, उसके कपड़ों को देखकर, और जो वो नज़र से बचने के लिए एक धागा हमेशा अपने गले में पहना करती थी, उसको देखकर और उसकी चप्पलों को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मेरी बेटी है। उसकी कद-काठी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उनकी बेटी थी, लेकिन चेहरा चोट की वजह से इतना ज़्यादा डैमेज किया हुआ था कि उसको चेहरे से पहचानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हुआ पड़ा था। चेहरा उसका पूरी तरीके से चोट के निशानों की वजह से झुलसा पड़ा था। पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में पहुंचाती है, और उसका पोस्टमार्टम करने के बाद अगले ही दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। थोड़े दिनों के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें ये भी आता है कि इसके साथ यौन शोषण किया गया था, इसके साथ ज्यादती की गई थी, मारपीट की गई थी, और उसके बाद धारदार हथियारों से इसके ऊपर हमला करके इसकी जान ले ली गई थी। अब पुलिस के लिए दीपू यादव को ढूंढना और ये पुलिस का एक काम रह गया था। अब पुलिस अपनी जांच दोबारा से शुरू करती है और दीपू यादव की तलाश में जगह जगह पुलिस छापेमारी करनी शुरू कर देती है। पुलिस के 10 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली होते हैं। इधर से फैमिली का और गांव के लोगों का और आस पड़ोस के लोगों का गुस्सा पुलिस पे लगातार जारी होता है कि दीपू यादव को कहीं ना कहीं से भी आप गिरफ्तार करके लाइए। अब पुलिस दीपू यादव के करीबी और रिश्तेदारों को अप्रोच करना शुरू करती है। उसके 50 से ज़ायद दोस्त और उनकी कॉल डिटेल और उनको ट्रैक करने की जब पुलिस ट्राई करती है, तो पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सुराग लगते हैं जिनसे दीपू यादव तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान हो जाता है। और उसके
दोस्त बताते हैं कि दीपू यादव सोनभद्र एक जगह है यूपी की, वहाँ पे रह रहा है। और पुलिस फ़ोटो के आधार पर उसकी फ़ोटोज़ लेकर जब उस शहर पहुँचते हैं और उसको ट्रैक करके उसको गिरफ्तार करने के लिए उस जगह पहुँचते हैं जहाँ दीपू यादव था, वहाँ जाके पुलिस जब दरवाज़ा खटखटाती है पूरी टीम के साथ, तो जब दरवाज़ा खुलता है, एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और जब पुलिस के सामने वो चेहरा होता है, तो पुलिस वाक़ई में हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस दंग रह जाती है क्योंकि पुलिस के सामने कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे थी। अब पुलिस के लिए ये और रहस्य बन गया था कि शिखा दुबे अगर ज़िंदा है, तो फिर जिसको शिखा दुबे समझकर जिसका अंतिम संस्कार किया गया है, वो कौन थी? अब पुलिस शिखा दुबे और दीपू यादव दोनों को गिरफ्तार करके गोरखपुर ले जाते हैं। वहाँ जब पूछताछ करते हैं, सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो पुलिस उनकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और ये वाक़ई पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना इतना आसान नहीं था। शिखा दुबे बताती हैं कि मैं और दीपू यादव दोनों एक साथ ज़िंदगी गुज़ारना चाहते थे, हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे। हमारी फ़ैमिली इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी। हमने बहुत सारे इस तरीके के रास्ते अपनाने की कोशिश की कि हमारी दोनों की ज़िंदगी एक साथ गुज़र जाए, लेकिन हमारी फ़ैमिली इसके लिए कभी राज़ी नहीं होती थी। फिर अप्रैल 2011 में वो किसी जगह मंदिर में जाकर शादी कराते हैं, लेकिन दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं। अब यहाँ से उनके लिए कोई ऐसा रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा था कि वो निकलें, अगर भाग जाएँ तो पुलिस उनको तलाश करके दोबारा सलाखों के पीछे पहुँचाएगी। अब यहाँ से एक तीसरे शख्स की एंट्री होती है और उसका नाम होता है सुग्रीव, जो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। वो दीपू यादव का दोस्त होता है। वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी लड़की है जिसकी कद-काठी बिल्कुल शिखा दुबे से मिलती-जुलती है। उसकी लंबाई, उसकी कद-काठी, उसका मोटापन, पतलापन वो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर इसको छुपा लिया जाए, उसको निकाल लिया जाए, तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि कौन है, कौन नहीं। अब यहाँ से ये जो लड़की होती है, इसका नाम होता है पूजा। पूजा बिल्कुल गरीब घराने से होती है, शौहर उसका मर चुका होता है, उसके पास 3 साल की एक बेटी होती है, जिसकी परवरिश के लिए वो दर-दर की ठोकरें खाती है और सुग्रीव के वो कॉन्टैक्ट में होती है। अब सुग्रीव उसको नौकरी दिलाने का झांसा देकर किसी तरीके से गोरखपुर बुला लेता है और यहाँ पहले से जिस जगह उसको लेके आया जाता है जंगल में, यहाँ दीपू यादव और शिखा दुबे पहले से मौजूद होते हैं। और उसको उसी ट्रक में जिस ट्रक में वो आते हैं, उसी में उसको मारा जाता है, उसका मर्डर किया जाता है और शिखा दुबे अपने जो कपड़े उसने पहने होते हैं, वो कपड़े उसको पहनाए जाते हैं, वो चप्पल उसको पहनाए जाते हैं और सारी चीज़ें तो उन्होंने वैसी कर ली थी जैसी शिखा दुबे की थी, लेकिन चेहरा दोनों का एक जैसा नहीं था। अब चेहरे से पहचाना जा सकता था कि ये शिखा दुबे है या नहीं है। अब उन्होंने गाड़ी से राड निकाली और उस राड से उस पे इतने ज़्यादा वार किए कि उसके चेहरे को पूरी तरीके से ऐसा झुलसा दिया कि कोई पहचान ना पाए कि क्या ये शिखा दुबे है। पुलिस जब इस स्टोरी को सुनती है, इस कहानी को सुनती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब जो पूजा थी, जिसकी 3 साल की बेटी थी, उसका क्या कसूर था कि एक नन्ही-मुन्नी जान जिसके लिए कमाने के लिए, जिसकी परवरिश के लिए वो एक शहर से दूसरे शहर भटक रही थी, वहाँ तक पहुँची और वहाँ से उसको क्या मिला, उसकी वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई। अब शिखा दुबे और दीपू यादव, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन 2018 में दोनों जमानत पे बाहर आए और दोनों अलग-अलग जगह शादियां करके अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं। और उसकी जो 3 साल की बेटी है, वो कहाँ है, वो किस हाल में है, इस बात की डिटेल हमारे पास नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही और फिर आपको कल किसी दूसरी स्टोरी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।